की और आज सूरत में कई जगह के ऊपर कई लोगों से हमने बातचीत की और मकसद यही है कि अब एमआईएम पार्टी जो है वो पूरी ताकत के साथ गुजरात में उतरने वाली है। हम शुरुआत जो है वो आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, ये तमाम चुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ पर बीटीपी पार्टी का साथ हमारा अलायंस रहेगा, वहाँ पर हम पूरी अलायंस के साथ हम काम करेंगे। कुछ दिनों के अंदर हम डेट डिक्लेयर करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर गुजरात के अंदर आएंगे। हमको ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप इस वजह से है क्योंकि जितने भी लोगों से, चाहे वो राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो या अलग अलग क्षेत्र से आने वाले हो, प्रोफेशनल्स हो या आम आदमी हो, हर एक को ऐसा लगता है कि हमने आज तक जो वोट यहाँ पर दिया है वो मजबूरी के तहत दिया है और मजबूरी ये थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो ऑप्शन अब हम एमआईएम और बीटीपी पार्टी के रूप में गुजरात की जनता को हम देने के लिए आ रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि एमआईएम के ताल्लुक से एक छवि इस तरह की बनाई जाती है कि ये महज मुसलमानों की पार्टी है। हम एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं, तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों को हम साथ में लेकर चलने के लिए आए हैं। जो एमआईएम का पॉजिटिव फेस है ये अक्सर मीडिया भी नहीं दिखाती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं दिखाते हैं कि हमारे कई जगह के ऊपर हमारे कितने सारे ऐसे नॉन मुस्लिम हमारे कैंडिडेट्स को हमने टिकट दिए हैं, कई जगह के ऊपर वो चुनकर आए हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर मेरे औरंगाबाद के अंदर 26 कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए हैं, जिसमें से 6 कॉर्पोरेटर्स जो है वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स है। उसमें एससी कैंडिडेट भी है, उसमें हिंदू हमारी बहन भी चुनकर आई है। हैदराबाद के अंदर आप देख लीजिएगा कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जहाँ पर हम टिकट भी देते हैं और वो चुनकर भी आते हैं। लेकिन एक इमेज को पोर्ट्रेट किया जाता है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की जमात है, तो कतई मुसलमानों की जमात नहीं है। हाँ, हम मुसलमानों के मुद्दे हम ज़रूर उठाते हैं। उसकी वजह यही है कि जिन्होंने सालों तक भरोसा किया है वो लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इस वजह से हमको ये मुद्दे उठाने पड़ते हैं। तो गुजरात की भी आवाम, उसके अंदर तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि एमआईएम को भी आप एक मरतबा साथ दीजिए, एक मरतबा देखिए, हमको आजमाइएगा। हम वो पार्टी नहीं है जो 5 साल में एक मरतबा लोगों के बीच में जाते हैं। अगर आप हैदराबाद में देखेंगे दारुसलाम के अंदर, वहाँ पर जितने भी हमारे नुमाइंदे चुन के आते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या खुद असदुद्दीन अवैसी साहब हो, उनकी हर रोज़ 11 बजे क्लास भरती है दारुसलाम के अंदर और हर आदमी वहाँ पर आकर अपने मसले मसाइल वहाँ पर एड्रेस करता है। हैदराबाद के अंदर जो काम अवैसी बंधु कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात गुजरात की सरजमीन के ऊपर करना चाह रहा हूँ। हम ओपन चैलेंज करते हैं कि गुजरात की कोई राजनीतिक पार्टी ने हमको ये काम दिखाना कि हम भाषणों के अलावा, हम राजनीति के अलावा हम सामाजिक कार्य कैसा कर रहे हैं करके। ये हमारा ओपन चैलेंज गुजरात की तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि हैदराबाद में जो असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से वहाँ पर अकबर साहब मिलकर दोनों भी जो सोशल काम कर रहे हैं, तकरीबन 17,500, ये कोरोना से पहले का फिगर मैं बता रहा हूँ, 17,500 बच्चे जो है मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जो चलाते हैं और जिसके पूरी जिम्मेदारी अकबरुद्दीन अवैसी साहब लेते हैं, उस स्कूल के अंदर आप जाएंगे तो कहीं पर भी आपको एमआईएम की जो छवि जो बना के रखते हैं, वहाँ पर एडमिशन देते वक्त न जात देखी जाती न धर्म देखा जाता है, सिर्फ उसका क्राइटेरिया होता है कि गरीबी। जो भी गरीब बच्चा या बच्ची है उनको टोटल मुफ्त किताबें दी जाती है, मुफ्त उनका यूनिफॉर्म दिया जाता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनको मुफ्त दिया जाता है, टोटल एजुकेशन फ्री है। ये किसी ने भी बता देना कि हम गुजरात के अंदर हमारी एक पार्टी है जो हम ये काम कर रहे हैं, या 2 जो हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, कई 100 बेड के वो हॉस्पिटल्स है, 10 रुपये का कार्ड बनाया जाता है और कोई भी बना सकता है। तो 10 रुपये के कार्ड के अंदर 3 महीने की वैलिडिटी के हिसाब से वो 10 रुपये के अंदर जितना भी अपना इलाज करवा सकता है। तो एमआईएम पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक तौर के ऊपर लोग नहीं देखते हैं, वरना असदुद्दीन अवैसी साहब या उनके वालिद साहब लगातार हैदराबाद से जब जीत कर आते हैं तो कई सारे नॉन मुस्लिम लोग जो है वो उनको उनके काम की वजह से वहाँ पर चुनकर देते हैं।
हम यही कोशिश करेंगे कि गुजरात के अंदर आए तो गुजरात के कुछ गरीब इलाकों के अंदर हम किस तरह से काम आ सकते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स हम अगर स्टार्ट कर सकेंगे। जैसे महाराष्ट्र के अंदर असद साहब ने अभी, अकबर साहब ने अभी ज़मीन लिए है, वहाँ पर हम लोग स्कूल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और यही तर्ज के ऊपर कि कोई कमर्शियल एंगल के ऊपर स्कूल्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल के ऊपर तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन टोटल फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट हम जैसा हैदराबाद में था उसको दूसरी जगहों के ऊपर भी, जैसा अब हम बिहार के अंदर इलेक्शन जीते थे तो हमने गुजरात के, बिहार के हमारे कैंडिडेट से हमने ये वादा लिया था कि आप चुनकर आने के बाद वहाँ पर अपने अपने इलाकों के अंदर फ्री हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करेंगे करके। और हमको यकीन है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही वहाँ पर फ्री हॉस्पिटल्स हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा और हमें भी गुजरात के अंदर आने का, आप लोगों का एक हमने सुना है कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हम अवैसी साहब को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, कुछ दिन तो गुजारिए यहाँ पर गुजरात में। आपके कुछ सवाल अगर होंगे तो। सूरत को क्यों पसंद किया? सूरत को क्यों पसंद किया? पसंद तो हमने पूरे गुजरात को किए है। हम दरअसल ये है कि सूरत ही नहीं, हम अहमदाबाद हो, गोधरा हो, कच्छ का इलाका हो, भरूच हो या सूरत हो, जहाँ जहाँ से भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें, देखिए एक ये होता है कि इलेक्शन लड़ना सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा जाता है। इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना, हम यहाँ पर आ रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम इलेक्शन जीतने के इरादे से। किस मुद्दे पे लड़ोगे? मुद्दे यही है कि एक मुद्दा यही है कि आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाइएगा जहाँ पर गरीबों की बस्ती होती है, और जब मैं गरीबों की बात करता हूँ तो गरीबों का मतलब ये है कि दलितों की बस्ती हो गई है, मुसलमानों की बस्ती हो गई है, वहाँ पर विकास क्यों नहीं होता है? वहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जाए, वहाँ पर बच्चियों के लिए कॉलेजेस बनाए जाए, एजुकेशन उनको दिया जाए, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी नज़र आती है। इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ किया नहीं जाता है, इन्हीं मुद्दों को लेकर। और दूसरा ये है कि वो लोगों को हम एक्सपोज करना चाहते हैं जो इलेक्शन के वक्त में आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद चले जाते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्या वजह है कि आज बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा साहब हमारे साथ आए हैं? बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी, हमारी मायावती बहन हो या जितने भी यादव पार्टीज हमारे साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं ये जो एक मामला था कि नहीं ओवैसी साहब के करीब में नहीं जाना, और इसको एक डर बनाया गया था। और विशेषकर इसके लिए कांग्रेस को हम जिम्मेदार देते हैं, क्योंकि जहां पर भी हम गए तो कांग्रेस ने इसी तरह का प्रचार किया, देखिए अब ये आ गए हैं तो अब ये वोट बंटने वाला है, ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये किसी का फायदा होगा। हमने इतने सालों तक कहीं पर लड़े ही नहीं थे, हमने बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, लोकसभा का सिर्फ एक सीट हमने लड़े थे, 3 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन पूरा ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ा गया कि नहीं ये एमआईएम मान गई है, इस वजह से हमको हाथ। तो अब कांग्रेस की फितरत ऐसी हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जहां पर भी इनको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पर फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी में आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, गुजरात भी आए। इम्तियाज भी आप भी जानते हो, पूरे जितने भी लोग जो भी बात करना है बाहर चले जाइए, देख के बोलना। जितने भी लोग हैं ऐसी चर्चा चल रही है और माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम जो है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है। देखिए एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ, 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका
कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की। एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। इम्तियाज जलील जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई ओसामा के साथ बीटीपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित होगा? असद अवैसी साहब अभी गए हुए हैं। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहाँ पर हम ताकत रखते हैं वहाँ पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे? हमने लड़े तब हमको जाकर वहाँ पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर दूर जा रहा है तो आपने ये बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर बीटीपी यहाँ पर अलायंस कर सकता है, मायावती अगर हमारे साथ है तो बिहार के अंदर अलायंस कर सकती है, तो ममता बनर्जी को किसने रोका है? लेकिन ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ लिया है कि मुसलमान वोट हमारी जागीर है और इसको कोई हाथ नहीं लगाना करके, ये तो हमारी जागीर है करके इसमें असद अवैसी इसमें से हिस्सा कैसा ले रहा है? तो ये जो सोच है, ये सोच है तो इनको बदलनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ मुसलमानों के वोट ले रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम वोट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये चीज लोगों को खतरा रही है कि अब ये ऐसा कैसा ये बदलाव आ रहा है। बनर्जी ने भी ऐसा निवेदन किया है कि ओवैसी साहब जो है वो भाजपा के ही एजेंट है, भाजपा के लिए कार्य करते हैं। इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ जाएगा तो हम किसका एजेंट है करते हैं। अब अगर हम हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहां पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाजत लेके आए। अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना के इलेक्शन करें। हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहां पे जाके तो लालू प्रसाद से इजाजत लेना कि साहब हमने लड़ना क्या। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके। हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारा एजेंडा हम तय करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें। और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फायदा होता है। हमने 70 सालों तक अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, वो हमारे फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बस खुली बात है। पर आप जिस विस्तार में रह रहे हैं उन्हीं शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के सुंदरजनगर करने की मांग है, उसमें अभी तक ये मामला नहीं सुलझा है। अब दूसरी जगह भी जाने की बात करें पर अपनी जगह का मामला नहीं सुलझा है। नहीं सुलझा क्या है उसका? हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे। तो नाम अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, अब ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है। इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो। वहाँ के लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, साहब मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है। तो बोले नहीं सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम है तो शहर का नाम बदलने वाले हैं।
हमारा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की हरकतें जो हो रही है वो सिर्फ मन भटकाने के लिए, ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को, है तो बहकावे में लेके आ जाओ। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है। नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, छोटा कर दे रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं। अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को कि इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजी नगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजी नगर, लोकसभा का, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे थे, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला। सर एक प्रश्न है, ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं किसी भी पक्ष के बारे में कि हिंदुत्व का कार्ड लेके लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप क्या गुजरात में मुस्लिम कार्ड लेके लड़ेंगे? सर मैंने तो आपको पहले ही साफ कह दिया है, मेरा रिकॉर्ड हो गया है, कैमरे के अंदर भी दर्ज हो गया है मैंने क्या कहा है करके। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे, हम तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर, हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ये इलेक्शन जो है ये लोगों के मसलों के ऊपर खड़ा किया जाता है इसके अंदर। हाँ, ये सही बात है कि आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं तो ये मुसलमानों के नेता, मुसलमान उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि उनको जगह यहाँ पर गुजरात में मिलती ही नहीं, हम यहाँ पर आते ही नहीं। अगर जिन लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिन पार्टियों के ऊपर, अगर वो उनके साथ इंसाफ करती तो हमारे को जगह ही नहीं थी यहाँ पर आने के लिए। लोग खुद कहते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ पर तो हमारी नुमाइंदगी है, तो ये साहब कर रहे हैं, वो साहब कर रहे हैं। सर अब इसका एक प्रश्न है, बेटा प्रश्न है, अभी आपने बताया कि आपका मुद्दा अलग है, मुस्लिम कार्ड नहीं है, बराबर, तो ये 370 की जो कलम है उसका विरोध ओवैसी साहब क्यों कर रहे थे? क्या आप मानते हैं वो गलत है या सही है? बिल्कुल 100% हम ये मान रहे थे कि हमने विरोध किया था और आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर हुक्मशाही नहीं है। हमने विरोध किस बात का किया था आप अच्छी तरह से देखिए, फिर हमको डिस्टॉर्ट किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है और असेंबली के अंदर कौन जाता है, वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहां पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है करके, मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज्यादा हमारे एमपीज है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था, जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है, वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुक्मशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुक्मशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कहीं लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है और ये सरकार भी आएगी इंशाल्लाह। इम्तियाज जलील जी, आपने कहा कि इस चुनाव लड़ना आपका संवैधानिक अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, हैदराबाद में अभी चुनाव हुए जहाँ पर भाजपा का कोई गढ़ नहीं था, पर भाजपा उभर के वहाँ पर आई है, क्या आपको नहीं लगता हैदराबाद में कुंभे में कहीं ना कहीं फूट हो रही है? नहीं, देखिए मतलब हैदराबाद का इलेक्शन जो था वो महानगर पालिका का इलेक्शन था। महानगर एग्जिस्टेंस नहीं था बीजेपी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी वहाँ पे। नहीं, लेकिन उस तर्क, अगर यही तर्क अगर लगाया जाए तो वही तर्क है तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप भी कहेंगे गुजरात में तो मजलिस का कोई वे ही नहीं था, इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई है। यही तर्क अगर लगाया जाए तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका का इलेक्शन जो होता है वो अपने इलाकों के मुद्दों के ऊपर होता है कि हमारे इलाके के अंदर किसी के पानी का मसला, किसी के गटर का, किसी का ड्रेनेज का, किसी के स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये मुद्दों के ऊपर होता है। मैं उस वक्त भी
मैंने हैदराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने ये कहा था कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अमित शाह साहब को कि आप बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए हैं करके? इंशाल्लाह जीतेंगे। सर 3 तलाक का जो प्रश्न है सर एक सेकंड, आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक वे पे सब बात की, लेकिन जब भी चुनाव के प्रवचन भाषण होते हैं तब ओवैसी जी यही बोलते हैं कि वजीर आजम में मोदी जी को नहीं मानता, तो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक वे कहाँ पे? अभी चुनाव कोई भी आदमी चुनकर ही तो प्रधानमंत्री बनाए, तो डेमोक्रेटिक वे में संविधान के आधार पर नहीं, आप मुझे एक स्टेटमेंट जहाँ पे बता दीजिएगा कि असद साहब ने बोले हैं करके कि मैं नरेंद्र मोदी को वजीर आजम नहीं मानता हूँ करके। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो आपको मैं 5 मिनट देता हूँ गूगल करके, आप मुझे सुना दीजिएगा सबके सामने। आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, अब आपने किए हैं साफ सवाल, अब आपको ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमारा विरोध मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का हम विरोध करे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई डिस्टॉर्ट करके, आप ये बता दीजिएगा कि इस देश के अंदर कानून है नहीं है इसके, अगर कहीं पर भी, अब कल के दिन ही पता चला है कि कोई एक आर्टिस्ट बंबई में मध्य प्रदेश के अंदर गया था, उसको जेल के अंदर डाल दिया है करके। उसमें अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कुछ इस तरह का बयान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतनी बड़ी टीम है और उनका काम ही ये है उसके अंदर इसके खिलाफ वो कर डालो, उसके खिलाफ, तो क्यों नहीं कंप्लेन किया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना और इनको भी जेल में डालना चाहिए करके? भाई जो चीज अगर इस देश के अंदर अगर कोई संविधान के हिसाब से चल रहा है और जो संविधान की भाषा कर रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं, तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके कि नहीं असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किए है। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जलील साहब, एक सेकंड सर, वो 3 तलाक का है, उसके बारे में आपका क्या राय है? तो साहब सही है, आप तलाक खत्म हो गए। आपका ही प्रश्न है सर, आपका ही प्रश्न है। गुजरात में सिर्फ एक ही तलाक हुआ है साहब, वो तलाक छोड़ के बाकी आपके पास जवाब नहीं है कि इसलिए आप ये हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि 3 तलाक सही था या गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ सर। देखिए, हमने जब ये मुद्दा आया था इसका जमकर विरोध किया था और आज भी हम करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं साहब कि हम समझते हैं कि उसको कानून के तहत आप हल नहीं कर सकते हैं। आप मुझे अगर ये कहेंगे कि साहब ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, तो मैं कहूँगा कि दहेज नहीं लेने के ऊपर भी कानून बना है, लेकिन दहेज आज भी लिया जाता है, दिया जाता है। ये सामाजिक बुराई है सर, और ट्रिपल तलाक जो है ये एक सामाजिक बुराई है, ये किसी एक जात का मुद्दा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर तलाक दिया जाता है, हर जाति धर्म के अंदर, और स्टैटिस्टिक्स है सर, डेटा है पूरा उसके अंदर कि क्रिश्चियंस के अंदर कितने, हिंदूज के अंदर कितने, मुसलमानों के अंदर कितने। तो ये एक सामाजिक बुराई है, इसका कानून के तहत नहीं कि कोई मियाँ बीवी के अंदर नहीं बन रही है तो आप उसको मियाँ को जेल के अंदर बंद कर डालेंगे। 2 साल तक है तो उसको कोई बेल नहीं होंगी। 2 साल तक वो औरत बेचारी क्या करने वाली है इसके बारे में कोई नहीं है। हमने तो ये मांग करे थे कि अगर आप कानून बना रहे हैं, अगर शौहर को 2 साल के लिए अंदर डाल रहे हैं, तो बीवी जो है, जो औरत जिसने तलाक ली है, उसके लिए कोई पैकेज आप दीजिएगा, वरना वो औरत कहाँ से ये करेगी कि अपना रोजी रोटी, उसका जो रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेगी। तो ये मुद्दे थे, उसका हमने विरोध किया था साहब, और आज भी हमारा ये विरोध कायम है। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है सर कि मतलब मेरे और आपके बीच में इख्तिलाफ होते रहेंगे, लेकिन आप भी चाहते हैं कि ये देश मजबूत रहे, हम भी चाहते हैं कि देश मजबूत रहेगा।
इम्तियाज अली साहब, मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बीटीपी के साथ आपका अलायंस हुआ है, सीट शेयरिंग पे कोई कंसेंसस हुआ है या नहीं? देखिए सर, मैं कल आते ही मतलब किसी ने पूछा कि आप बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे। छोटे रहेंगे सर, हम मतलब हमेशा से ही हम छोटे बन के ही हम अब हम ये चाह रहे हैं कि छोटू भाई को बड़ा भाई बना दे यहाँ पे उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम उनके साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग के ताल्लुक से अभी बहुत अर्ली ये है, पहला चूंकि इलेक्शन है तो अभी बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा होना बाकी है इसमें, लेकिन आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि सीट शेयरिंग के मामले के अंदर कहीं कोई वाद विवाद कहीं पर भी नहीं होगा। उसके अंदर हम अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे अलायंस। और आप लोग ने तैयारी दिखा दी है, चुनाव में गठबंधन हो चुका है, तो गुजरात के अंदर आपका प्रेसिडेंट कब जाहिर होगा, पूरी बॉडी कब जाहिर की जाएगी? सर पार्टी के चुनाव काफी नजदीक है। जी 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 बिल्कुल, मुझे कोई जाहिरात नहीं हुई। मुझे भी अभी तक यही, मैं इसी इरादे से आया था कि मैं और वारिस पठान साहब हम इसी इरादे से आए थे कि यहाँ के अंदर लोगों की ख्वाहिशें तो बहुत रहती है, लेकिन हम ज़मीनी स्तर के ऊपर जाकर देखें कि हम लोग वाकई में मतलब यहाँ पर आना चाहिए क्या। और यहाँ पे 3 दिनों के अंदर हमने ये तय किया है कि नहीं, यहाँ के जो नौजवानों में जोश है वो जोश को देखते हुए बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ है कि अब हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करवाना है, तो वक्त बहुत कम है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर कहीं पर भी MIM पार्टी जो चलती है वो इम्तियाज जलील या वारिस पठान के नाम से नहीं चलती है। हमारी पार्टी का एक ही अध्यक्ष है पूरे नेशनल लेवल के ऊपर और उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन। वो कब आएंगे? बाकी सब कार्यक्रम वो कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे साहब। अभी तो मतलब हम जाते ही सबसे पहले उनको यही बोलने वाले हैं कि साहब बाकी पूरे प्रोग्राम्स कैंसिल करिए, कुछ दिन तक गुजारेंगे। गुजरात की महानगरपालिका में आपका इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पूरे गुजरात में जितनी भी जगह हो रहा है इलेक्शन सब जगह, जितनी जगह के ऊपर तो नहीं है। मतलब अभी कैसा है कि इलेक्शन लड़ना का मतलब ये है कि एक इलेक्शन ये होता है कि आप हर जगह लड़ लो, नतीजे नहीं आते हैं। हमने जैसे पहले बताया है कि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो वो जीतने के इरादे से जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमको नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी है तो हम यकीनन वहाँ पर लड़ेंगे। कहाँ आपने कुछ डिसाइड किया कहाँ पे? अभी तो मतलब उसका एनालिसिस चल रहा है। हमारी एक सर्वे टीम है तो गुजरात में आई हुई है, वो सर्वे टीम अपने लेवल के ऊपर कर रही है, खामोशी के अंदर असेसमेंट उसका चालू है। अब कहाँ कहाँ पे लड़ना चाहिए वो सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद हम लोग उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट्स की, आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, वारिस पठान साहब एडवोकेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, तो क्या जो उम्मीदवार होंगे मैं ये मानता चलूं कि AIMIM विल मेक इट श्योर कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा? नहीं, अगर मतलब मेरे हिसाब से तो ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी चले गए शायद ना, हमारे पास तो अपेक्षा क्या रखेंगे? और मतलब देखिए हमारी ख्वाहिश है, और ये इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये एक अच्छा सवाल किया है कि MIM पार्टी के अंदर हमारा खुद का एक एनालिसिस है। हमने जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा है, आप देखेंगे कि जहाँ पर भी हमने अच्छी छवि के एजुकेटेड लोग हैं, जैसे बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारे पूरे 5 कैंडिडेट जो है उनकी छवि, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, या महाराष्ट्र के अंदर जब हम आए थे तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एक लॉयर, मैं एक छोटा सा पत्रकार था, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों को हम साथ में, अच्छे लोगों को हम साथ में जोड़े। और एक बार फिर से आपके सवाल को दोहराते हुए, दूसरी जाति धर्म मजहब के जितने भी लोग हैं वो लोग बिल्कुल ना समझे कि MIM पार्टी है ये हमको टिकट देगी क्या, हम इनके पार्टी के ऊपर से अगर वो आएंगे तो बिल्कुल सर आंखों पर उनको भी बिठाया जाएगा और उनको भी साथ में लेकर सर एक लास्ट सवाल है, आपको भी पता होगा कि गुजरात में जब से आज़ादी मिली है तब से कोई तीसरा पक्ष इधर आया ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी गुजरात सरकार ले गई? सर ये एक म्यूजिकल चेयर बोल के एक गेम होता है कि जहाँ पर कुर्सियाँ रखी जाती है, उसके अतराफ में ऐसा घूमना पड़ता है, म्यूजिक जैसी खत्म होती है तो कुर्सी पे जाके बैठना पड़ता है। तो पिछले 70 सालों से ये म्यूजिकल चेयर के अंदर है तो 2 ही खिलाड़ी थे, एक बार भाजपा बैठ जाती थी जाके, एक बार कांग्रेस जाके बैठ जाती थी, तीसरे को धक्का मार के तो निकाल देते थे। अब हमको इतना तजुर्बा आ गया है कि अब हम दोनों हाथ से धक्का देके वो कुर्सी पे कैसा बैठा जाता है ये हमको समझ में आम आदमी पार्टी के मैदान में, आम आदमी पार्टी के मैदान में आइए डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। जितनी राजनीतिक पार्टियां आएंगी उतने अच्छे लोगों को मौका मिलेगा और जितने भी लोग आएंगे हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। बहुत चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत रहेगा सर। और आप लोग भी हमारे को साथ लेके थैंक यू वेरी मच सर शॉर्ट में बाइट आप